टेस्ला की इंडिया में एंट्री की न्यूज के बाद अब स्पेसएक्स की एंट्री भी सुर्खियों में आ गई है, जहां कुछ महीने पहले मित्तल साहब और अंबानी जी दोनों ही स्टारलिंक की एंट्री का विरोध कर रहे थे। वहीं अचानक मोहब्बत जाग गई और एयरटेल ने स्पेसएक्स के साथ डील कर ली। और इससे पहले हम एयरटेल की डील समझें, जियो ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया और कहा हम भी चलेंगे स्पेसएक्स के साथ हाथ मिलाने। और अब एयरटेल और जियो दोनों ही स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस इंडिया में प्रोवाइड करेंगे। पर क्या इससे इंडिया का हो सकता है कोई खतरा? स्टारलिंक इंडिया में आ रहा है तो क्या वाकई उसे सक्सेस मिलेगी या खुद फेल हो जाएगा? तो आज की वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत सारी बातें चल रही है। तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इन सब चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी नज़र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर भी, और हम इंडिया में रहते हैं उस एंगल से भी। और साथ में 22 तारीख को रात में 9 बजे होने जा रहा है एक धमाकेदार सेशन, जिसकी कीमत है सिर्फ 59 रुपीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए। इस गिरावट में कैसे क्या करना चाहिए, कैसे लॉस से बचना चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चाहे इंट्राडे की हो, सिंह की पोजीशन को, सबको कवर करेंगे। यानी हर एक के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो एलन मस्क 2021 से इंडिया में स्टारलिंक के थ्रू एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, बट रेगुलेटरी हर्डल और सिक्योरिटी कंसर्न के चलते एंट्री इंडिया में डिले होती गई। और यही नहीं, स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर भारतीय एयरटेल हमेशा विरोध करता रहा है स्टारलिंक का। 2024 में आईएमसी यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा था, सैटेलाइट कंपनी शुड ऑल्सो परचेज स्पेक्ट्रम एंड पे लाइसेंस फी जस्ट लाइक ट्रेडिशनल टेलीकॉम कंपनी। तो बेसिकली मित्तल साहब का कहना था कि अगर सैटेलाइट कंपनी काम करना चाहती है तो उनको भी स्पेक्ट्रम लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस के लिए पैसा देना पड़ेगा, जैसे कि बाकी टेलीकॉम कंपनियां करती हैं ऑक्शन के थ्रू। यहाँ पर अंबानी जी ने भी मित्तल साहब के सुर में सुर मिलाया और मित्तल जी की बात का सपोर्ट किया और यही कहा था कि सैटेलाइट कंपनी को भी ऑक्शन के थ्रू ही स्पेक्ट्रम ऑक्शन मिले, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूट के थ्रू। पर मस्क को ये बात रास नहीं आई और अंबानी जी का ये कहना उन्हें बुरा लगा और उन्होंने भी जमकर अंबानी जी को क्रिटिसाइज किया। मस्क को ऑक्शन से पूरी तरीके से ऑब्जेक्शन था। वो चाहते थे कि भैया उनकी कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही स्पेक्ट्रम एलोकेट हो। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ स्पेक्ट्रम एलोकेशन ऑक्शन के थ्रू और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, पर इसमें क्या डिफरेंस है और क्यों मस्क साहब एडमिनिस्ट्रेशन रूट चाह रहे हैं और एयरटेल और जियो अपोज कर रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो ऑक्शन आप सब ने सुना होगा कि पेंटिंग के ऑक्शन होते हैं, कई बार प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन होता है, तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसे वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। यहाँ पर वही होता है, गवर्नमेंट ऑक्शन कराती है स्पेक्ट्रम के लाइसेंस के लिए, सारे पार्टिसिपेंट बिड सबमिट करते हैं और उनमें से जिनकी हाईएस्ट बिड होती है उन्हें स्पेक्ट्रम का लाइसेंस मिल जाता है। इसमें प्रोसेस काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है और करप्शन और फेवरिज्म का कोई रोल नहीं होता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रूल के थ्रू गवर्नमेंट डायरेक्टली स्पेक्ट्रम लाइसेंस देती है और एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया होते हैं, अगर कंपनी वो जस्टिफाई कर दे तो उसे स्पेक्ट्रम लाइसेंस एलोकेट कर देते हैं। बट यहाँ कंपेयर करें तो बहुत कम पैसा लगता है और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहती अंदर अंदर, कब कौन सा रूल बदल जाए, किसके लिए किसकी मोहब्बत में। और यही कारण है कि एयरटेल और जियो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। सो अक्टूबर 2024 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जब मस्क ने भारत में एंट्री की बात करी थी कि सैटेलाइट सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेट किया जाएगा और उसकी कॉस्ट रेगुलेटर डिसाइड करेगा, यानी कि गवर्नमेंट भी उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव रूट का थ्रू ही स्पेक्ट्रम अलॉट के फेवर में थी। तो इसका एयरटेल और जियो ने जमकर विरोध किया। यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं फिर से बोलूँगा, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बट ट्रंप के इलेक्शन जीतने और एलन मस्क की मोदी जी से मीटिंग के बाद हवा का रुख बदल गया। ना सिर्फ टेस्ला की भारत में एंट्री हुई, बल्कि एयरटेल ने भी मस्क के साथ हाथ मिला लिया। जिस स्टारलिंक का विरोध कर रहे थे उसके लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया। अगर एयरटेल ने मस्क से हाथ मिला लिया तो अंबानी जी कैसे पीछे रहते? अंबानी जी ने भी तुरंत ही हाथ मिला लिया। इंडिया में 40% लोगों के पास आज भी डेटा कनेक्टिविटी नहीं है। आज भी इंडिया बैकवर्ड एरिया में डेटा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है और यही चीज़ स्टारलिंक को इंडिया में क्या है, एक बिग अपॉर्चुनिटी के रूप में दिख रही है। अब पहले एयरटेल किस तरीके से स्टारलिंक के साथ काम करने वाला है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा।
क्योंकि तभी आप समझ सकते हैं कि फ़ायदा किस तरीके से है। तो सबसे पहले एयरटेल अपने रिटेल स्टोर पर स्टारलिंक के इक्विपमेंट प्रोवाइड करना शुरू करेगी। स्टारलिंक के कौन कौन से इक्विपमेंट हैं? तो सैटेलाइट डिश, डिसमाउंट और वाईफाई राउटर और केबल। इसके बाद एयरटेल स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस अपने बिजनेस कस्टमर को प्रोवाइड कराएगी। डिफरेंट कम्युनिटीज़, स्कूल, हेल्थ सेंटर, कॉलेज। स्टारलिंक के कारण क्या होगा? रिमोट एरिया में भी सर्विस प्रोवाइड करना काफ़ी आसान हो जाएगा, तो बेनिफिट है। तो एयरटेल ऑलरेडी इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ETU-लेस्ट OneWeb की पार्टनरशिप में, और स्टारलिंक को अपनी सर्विस में इंक्लूड करने से एयरटेल की पोजीशन क्या होगी? टेलीकॉम मार्केट में मजबूत। मैंने कहा था ना, शेयर में पैसा लगाना तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और भारतीय एयरटेल के MD और वाइस चेयरमैन गोपाल विट्टल का कहना है कि हमारा SpaceX के साथ जुड़ना एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। इंडिया में एयरटेल के कस्टमर को स्टारलिंक की सर्विस प्रोवाइड कराना हमारी नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट कनेक्टिविटी की तरफ हमारा कमिटमेंट दर्शाता है। बेसिकली स्टारलिंक के थ्रू इंडिया के रिमोट एरिया में डेटा कनेक्टिविटी पहुंचेगी, और इसका अच्छा खासा पोटेंशियल है, जिसका फ़ायदा किसको मिलेगा? एयरटेल और जियो को। बट गौर करिए कॉर्पोरेट किस तरीके से बदलते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कभी किसी पे भरोसा मत करो। आप लोगों को लगता है ना कि कोई कंपनी वाला कुछ आपके लिए कर रहा है, किसी ने किसी कंपनी को खरीद लिया तो वो शेयर बढ़ जाएंगे, वो कुछ आपके लिए नहीं कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, और इससे बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। अब ये समझते हैं कि जियो किस तरीके से काम करने वाला है स्टारलिंक के साथ। तो जियो भी स्टारलिंक के इक्विपमेंट अपने रिटेल आउटलेट पर प्रोवाइड करेगा, साथ ही ऑनलाइन स्टोर फ्रंट पर भी प्रोवाइड करेगा, और साथ ही कंज्यूमर सर्विस जो इंस्टॉलेशन एक्टिवेशन के लिए चाहिए होता है उसके लिए मैकेनिज्म लेकर आएगी। तो मोटा मोटा काम करने का तरीका मोटा मोटा सेम है। जियो इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर है इन टर्म ऑफ ट्रैफिक, और स्टारलिंक के साथ मिलकर जियो अपनी पोजीशन को लिवरेज करेगा और इंडिया को रिमोट पार्ट में डेटा कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रिलायंस जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर के साथ मिलकर जो स्टारलिंक की सर्विस प्रोवाइड होगी, तो स्पेशली उस एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड करना इजी और अफोर्डेबल हो जाएगा जहां पहले ही इंटरनेट पहुंचा हुआ नहीं था। तो यानी दोनों का मकसद, दोनों पहुंचे हुए हैं, बट गांव तक जहां इंटरनेट नहीं है वहां तक इसके थ्रू जाना बहुत आसान होगा। सो बेसिकली अगर हम दोनों डील समझें, एयरटेल और जियो दोनों ही अपने आउटलेट पर स्टारलिंक के इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, और रिमोट एरिया जैसे रूरल एरिया जहां भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है उन्हें टारगेट करेंगे। अब इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, दोनों कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, यानी कौन कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है उससे शेयर के प्राइस भागेंगे। क्लियर है ना? तो अब इससे इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सीधी बात है, अब स्टारलिंक के आने से वो एरियाज में भी डेटा कनेक्टिविटी होगी जहां अभी तक इंटरनेट पहुंचना मुश्किल था, वहां पर डिजिटलाइजेशन आएगा। इंडिया में अराउंड 36,000 विलेज ऐसे हैं जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा है, तो इस स्टारलिंक से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उभर कर आएगी। अब हो सकता है रील बनाएं या कुछ करें, वो देखने वाली बात होगी। जियो और एयरटेल के कस्टमर रीच बढ़ेगा जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, और बाकी टेलीकॉम कंपनी मुश्किल में आ जाएगी। यानी ये दोनों बनेंगे राजा बाबू, बाकी की स्थिति खराब, वोडाफोन की स्थिति ऐसे ही खराब और खराब हो जाएगी। पर यहाँ एक सवाल है कि आखिर लोग क्यों स्टारलिंक की सर्विस लेंगे? जहाँ डेटा कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ तो चलिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल इनके लिए मजबूरी है लेना, राइट? क्योंकि टावर वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, तो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट पहुँचेगा, राइट है। लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी डेटा कनेक्टिविटी है वहाँ पर कौन लेगा स्टारलिंक की सर्विस? क्योंकि स्टारलिंक की इंडिया में प्राइसिंग डिसाइड नहीं हुई है, पर अगर हम ग्लोबली देखें तो स्टारलिंक की सर्विस बहुत महंगी है। जो सर्विस हमें इंडिया में 500 रुपये में मिल रही है उसके लिए हमें 5,000 देना पड़ेगा। क्यों देंगे? हम तो नहीं देंगे, आप देंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा। स्टारलिंक की करंट प्राइसिंग इंडिया के बाहर कुछ ऐसी है, इनिशियल अपफ्रंट फी अराउंड 52,000 रुपीज़ और मंथली अराउंड 10,000 रुपीज़, जो इंडिया के लिए बहुत महंगा है। हम यहाँ सस्ता ढूंढते हैं, ये महंगा चिपकाने आए हैं। अब अगर सर्विस इतनी महंगी रहेगी तो इंडिया में स्टारलिंक चल नहीं पाएगा। रिमोट एरिया में रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल ये मजबूरी में लेते हैं, राइट है ना? वहाँ पर हाउस होल्ड इतनी महंगी नहीं, तो हाउस होल्ड तो ले ना पाएंगे। यानी जितना भी कमर्शियल एक्टिविटी है, जिनके लिए एक चीज़ समझ लो कि मजबूरी है, जो कह रहे थे भैया हमें इंटरनेट चाहिए, वही लेंगे। लेकिन अगर कोई घर में रहने वाला इंसान है, वहाँ इंटरनेट नहीं भी है, तो भी इतना महंगा नहीं ले पाएगा, या बहुत पैसे वाला लोग ही ले पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई स्टारलिंक की सर्विस की बात, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना जरूरी है, वो है नेशनल सिक्योरिटी। ऐसा ना हो
पूरे भारत को डिजिटलाइज करने के चक्कर में भारत की सिक्योरिटी पर ही असर पड़ जाए। एलन मस्क यूएस गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस सर्विस के साथ नज़दीकियों के चलते सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इंडिया सुरक्षित है, क्योंकि आप जानते हैं एलन मस्क जो हैं ट्रंप को जिताने वाले ही हैं, अगर ऐसा कह दिया जाए तो गलत ना हो। तो हमारा प्राइवेट डेटा क्या सुरक्षित रहेगा? तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर गवर्नमेंट एलन मस्क की स्टारलिंक को अप्रूवल देती है तो इंडिया पर सर्विलांस और डेटा इंटरसेप्शन का खतरा मंडरा सकता है। डेटा इंटरसेप्शन यानी इंडिया का जो प्राइवेट डेटा है कहीं वो तो यूएस गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगा, और स्टारलिंक सिविलियंस और मिलिट्री दोनों को ही सर्विस देने में सक्षम है। इससे मिलिट्री का डेटा मिसयूज होने की आशंकाएं बढ़ सकती है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि सारे सिक्योरिटी रेगुलेशन के कंप्लायंस किए जाएंगे और स्टारलिंक सारी परमिशन सिक्योरिटी रेगुलेशन फुलफिल करेगा तभी अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर पाएगा। और सरकार ने स्टारलिंक को इंडिया में ही कंट्रोल सेंटर सेटअप करने के लिए भी कहा है। इससे लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने में आसानी रहेगी और सेंसिटिव एरिया में भी गवर्नमेंट चाहे तो सर्विस बंद करवा सकती है। और साथ ही टेलीकॉम लॉ के मुताबिक इमरजेंसी के टाइम गवर्नमेंट टेम्पररी किसी भी नेटवर्क या टेलीकॉम सर्विस को क्या कर सकती है? टेक ओवर कर सकती है। तो बात तो बहुत अच्छी है, देखना है क्या होगा। अब इस डिसीजन में पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो लास्ट थर्सडे जयराम रमेश जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं इंचार्ज होते हुए, इन्होंने मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये डील ट्रंप की गुडविल बाय करने के लिए की गई है। तो भैया हर दल का काम है कुछ कहना। अब ट्रंप की गुडविल खरीदने के लिए की गई या देश की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए की गई, ये तो समय ही बताएगा। जहां इस डील से फ़ायदे भी बहुत हैं तो नुकसान भी है। इसलिए गवर्नमेंट को सजग रहना पड़ेगा कि भैया नेशनल सिक्योरिटी दांव पर ना लगे। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।